नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। सबका साथ सबका विकास, इस नारे, इस वायदे के साथ में अब से 2 साल पहले केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। अब जबकि 2 साल का वक्त बीत गया है, इस मौके पर दूरदर्शन न्यूज मोदी सरकार के बीते 2 साल के कामों के लिहाज से तमाम मंत्रालयों में क्या कुछ काम हुआ है, क्या योजनाएं बनी हैं, कैसे जमीन पर लागू हुई हैं और आने वाले समय के लिए किस प्रकार का रोड मैप है, जानने समझने की कोशिश कर रहा है। इस कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की, और इस महकमे की खुद जिम्मेदारी संभाल रहे जेपी नड्डा जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। नमस्कार। सबका साथ सबका विकास सबका स्वास्थ्य, 2 साल में कहां तक पहुंची बात सर? हम लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बात की चिंता की कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक हेल्थ के साथ साथ टर्शरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और प्राइमरी हेल्थ केयर सब पर बराबर का जोर पड़ना चाहिए, बराबर की कोशिश करनी चाहिए और बराबर तरीके से एड्रेस करना चाहिए। अगर हम पब्लिक हेल्थ की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्यक्रम चल रहा था और ये रूटीन इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम में हर साल इम्यूनाइजेशन का टारगेट सिर्फ 1% बढ़ता था। तो लगभग इस देश में जहाँ 2 करोड़ बच्चे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, उसमें लगभग 90 लाख बच्चे ऐसे होते थे जो पार्शली इम्यूनाइज्ड या टोटली अनइम्यूनाइज्ड। 20 लाख बच्चे ऐसे थे जो टोटली अनइम्यूनाइज्ड रहते थे, जिनका वैक्सीनेशन नहीं होता था, और 70 लाख बच्चे ऐसे होते थे जिनका पार्शली इम्यूनाइज्ड होता था। कुछ टीके लगे हैं, कुछ नहीं लगे हैं, 7 तरीके के टीकाकरण होते हैं। तो हम लोगों ने मिशन इंद्रधनुष के तहत एक मिशन लिया और इस मिशन के अभी तक हम 3 फेज में पहुंचे। 3 फेज में लगभग 672 डिस्ट्रिक्ट्स में से 497 डिस्ट्रिक्ट्स हमने कवर किए। दीज डिस्ट्रिक्ट्स वर द मोस्ट वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स, जहां पर हमारी वैक्सीनेशन ठीक नहीं हुई थी, और ये 497 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोगों ने वैक्सीनेशन को, इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम को एग्जॉस्टिवली, जो लेफ्ट आउट्स थे, जो छूट गए थे, उन पर प्रयास किया। आपको जानकर के खुशी होगी कि 2 साल के अंदर लगभग 45 लाख बच्चे टोटली हम लोगों ने इम्यूनाइज कर लिए, और उसी तरीके से लगभग हमने 1,62,00,000 बच्चों को पार्शली इम्यूनाइज किया। द इम्यूनाइजेशन वेंट अप फ्रॉम 5% फ्रॉम 5 to 7% एडिशनल। रूटीन इम्यूनाइजेशन को छोड़ करके 5 से 7% एक्स्ट्रा इम्यूनाइजेशन हुआ। अब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है, और अगर हम लोग इस तरीके से 1,62,00,000 बच्चों को इम्यूनाइजेशन के कवरेज में ले आए और 45 लाख बच्चों को हम टोटली इम्यूनाइज कर दें, तो एक बहुत बड़ा प्रिवेंटेबल डिजीज से हम जिस बीमारी से हम बच्चे का जीवन बचा सकते हैं, उनको हम बचाने में सफल हुए हैं। मिशन इंद्रधनुष की आप सर बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप कह रहे हैं कि विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, लेकिन चिंता की बात यह आती है कि कंसिस्टेंसी के साथ में इसको पैसे की उपलब्धता, राज्यों का सहयोग, इसके साथ साथ, क्योंकि अगर हम पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिहाज से देखें तो भारत सरकार के द्वारा हेल्थ के क्षेत्र में किया जाने वाला पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो काफी कम है दुनिया के तमाम मुल्कों के मुकाबले। तो ये चिंता अभी भी बनी हुई है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा खर्चे करने की जरूरत है। उस दिशा में कुछ बड़े कदम बीते 2 साल में और आने वाले समय में। जहां तक बजट का सवाल है, मैंने कभी भी ये महसूस नहीं किया, और मैं बजट के बारे में बुनियादी तौर पर इसको गलत मानता हूं। आप बजट, हमारा पहले एक्सपेंडिचर कहाँ होता था? 10%, 15% वापस आता था। इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इन 2015 96% ऑफ द बजट हैज बीन स्पेंट। It is for the first time in 2015 where the budget estimates से real estimate खर्च हुआ, real expenditure was more for the first time। तो ये आपके एक अचीवमेंट के दृष्टि से बिल्कुल, और बजट की दृष्टि से कभी भी केंद्र सरकार में कोई भी कमी नहीं रही है। स्टेट्स को कैपेसिटी बिल्ड करनी है ताकि वो उस बजट को खर्च करें। स्टेट की कैपेसिटी के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया वो ये किया कि बार बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत, बार बार मॉनिटरिंग के साथ हमने उनको बताने की कोशिश की कि भाई ये पैसा गया है, इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है, एडिशनल बजट इसलिए आपको नहीं मिल रहा है, इसको आप लेने की कृपया कोशिश करिए और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजिए। इसलिए मैं इसको बिल्कुल निराधार मानता हूँ कि बजट की कभी कमी रही है, बजट की कभी कमी नहीं रही है। मिशन इंद्रधनुष के तहत हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने तो 4 नए किस्म के
इंजेक्टेबल्स इंट्रोड्यूस कर दिए, रोटा वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया। इस देश में 10 लाख बच्चे हॉस्पिटलाइज होते थे, रोटा वायरस के कारण उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, रोटा वायरस के शिकार होने के कारण 80,000 बच्चे उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती थी। आज हमने रोटा वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया है, 10 लाख बच्चों को हॉस्पिटल जाने से रोक रहे हैं, 80,000 बच्चों को उनकी जीवन बचे, इसके लिए हम प्रयासरत कर रहे हैं। कहाँ पैसे की कमी है? जेई एडल्ट्स हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, आईपीवी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, बायोवेलेंट से ट्राइवेलेंट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, मीजल्स रुबेला हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये हमारे पास पैसे हैं तभी हम ये इंजेक्शंस दे रहे हैं और हम करोड़ों में दे रहे हैं। बहुत सक्षम तरीके से हमने कुपोषण को रोकने का प्रयास किया है। अब उसमें ये जो हमारे मैल नरिश्ड बच्चे होते हैं उसको हमने एक अच्छा स्वस्थ बच्चा बनाने के लिए डीवर्मिंग डे हमने शुरू किया। और एक सिर्फ दवा देने से जो बच्चा पेट में कीड़े होने के कारण उसकी सारी कैपेसिटी घट जाती है, कमज़ोर हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, उसको हम वापस एक हेल्दी बच्चा बनाने के लिए प्रयासरत हैं। पिछले साल 9 करोड़ बच्चों को डीवर्मिंग डे के दिन गोली दी गई। इस साल 20 करोड़ बच्चों ने ये दवाई ली 1 से 19 साल उम्र की। तो आप समझ सकते हैं कि हेल्दी लाइफ बच्चे को मिले और उसका क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट हो, वो स्कूल जाए, वो पढ़ने में अच्छा परफॉर्म कर सके, वो खेलने के लिए उत्सुक हो, ये स्थिति बनाने के लिए हम लोगों ने इसको भी बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर भी शायद बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। बीते 2 सालों में भी आपने किया है। डॉक्टर पेशेंट के रेशियो के लिहाज से बात की जाए, पेशेंट का पर बेड के रेशियो के लिहाज से बात की जाए, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, आपको खुद से बेहतर पता है, लेकिन स्थिति चिंताजनक अभी भी बनी हुई है। उस दिशा में किस प्रकार से काम कर रहे हैं? हालांकि स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो वो राज्य सरकार का एक महती तौर पर विषय, वहां पे कोऑर्डिनेशन की शायद ज्यादा जरूरत है। नहीं, मैं फिर ये कहूंगा इसमें बहुत लेवल्स पर वर्क करने की जरूरत है और यही हम कर रहे हैं। जब हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर ठीक नहीं होता है तो व्यक्ति सेकेंडरी हेल्थ केयर पर आता है। जब हमारी सेकेंडरी हेल्थ केयर की स्थिति ठीक नहीं होती है तो टर्शरी हेल्थ केयर पे आता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण देखना हो तो पटना से, बिहार से या उत्तर प्रदेश से या किसी और स्टेट से सीधा पेशेंट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तक पहुंचता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें जितनी भी चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है वह एड्रेस करने की व्यवस्था की कमी रही है। हम क्या कर रहे हैं? हम हर स्टेट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोलने का प्रयास कर रहे हैं, यानी टर्शरी हेल्थ केयर वहीं इंट्रोड्यूस हो। हम क्या कर रहे हैं? जिला अस्पतालों को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जिला अस्पतालों को स्ट्रेंथन करने के लिए 70 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम अपग्रेड कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज की तरह, और उसमें लगभग 190 करोड़ रुपए खर्च करके हम उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं कि फ्री ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स की पूरी सुविधा दे रहे हैं टिल डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्टेट्स को पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार दे रही है फॉर ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक्स। इतना ही नहीं, अब तो हम लोगों ने इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिला स्तर तक डायलिसिस सेंटर खोलने की व्यवस्था के लिए भी आर्थिक प्रावधान किया है। बजट में आप लोगों ने इसका प्रोविजन किया है। अब स्टेट्स को इसको फॉलो करना है। इसलिए जहां तक ये आप जो डॉक्टर और पेशेंट रेशियो की बात करते हैं, इसके मल्टी एस्पेक्ट्स हैं जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। जब आपका जिला अस्पताल ठीक फंक्शन करेगा तो स्टेट हॉस्पिटल पे पेशेंट्स कम आएंगे। जब आपका नीचे का सीएचसी ठीक फंक्शन करेगा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पर कम पेशेंट आएंगे। लेकिन सर वो कर कैसे पाएगा? समस्या यहीं पे आ जाती है। समस्या करने में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को, मैं स्टेट का मंत्री भी रहा हूं हेल्थ का, हमारे समय में हम लोगों ने इसको रीजन किया था कि व्हाई अ पेशेंट इज बीइंग सेंट फ्रॉम सीएचसी टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टू स्टेट हॉस्पिटल, देयर शुड बी अ रीजन फॉर इट। तो जब आप ये इसको ठीक से इंप्लीमेंट करते हैं तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो को भी आप संभाल पाएंगे, आप उनको इफेक्टिव दवा भी दे सकेंगे, उन सेंटर्स को आप ठीक ढंग से भी रखोगे। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स काम आती हैं। जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की दृष्टि से अगर आपके पास डॉक्टर्स की कमी है तो उनको रैशनलाइज करके सही स्थान पर लगाना ये आवश्यक है।
ठीक है, बिल्कुल। जेपी नड्डा साहब से बातचीत जारी रहेगी और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश की सेहत को सुधारने के लिए और कौन से बड़े काम किए गए हैं और आने वाले समय में किस प्रकार की बड़ी और कार्य योजनाएं हम देख सकते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा जारी रहेगी। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। और इस छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इस विशेष चर्चा में जेपी नड्डा साहब के साथ, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। सर, अभी हम जब बात कर रहे थे तो आपने दवाओं का भी जिक्र किया। जेनरिक दवाओं की उपलब्धता आमो खास तक हो, ऐसी दवाएं जो हम नहीं बना पाते हैं, देश के नाते हम उनको इंपोर्ट करते हैं, ऐसे मेडिकल उपकरण जिनको हम इंपोर्ट करते हैं सस्ते तरीके से लोगों तक सुलभ हो सके, इस दिशा में क्या कुछ बड़ी पहल अभी तक आप लोगों ने की है और क्या कुछ सोच आगे के लिए? देखिए, बड़ी पहल के कारण ही आज इंडिया, भारत फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में एक वर्ल्ड पावर की दृष्टि से आगे बढ़ा है। एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल स्कोप दुनिया में, यही नहीं दुनिया में इसको सराहा गया है और वेस्टर्न वर्ल्ड भी भारत की दवाओं का एक लोहा मानती है और उसको उसने एक काफ़ी अच्छा स्थान ग्रहण किया है। यह पॉसिबल हो सका है क्योंकि हमारे तरफ से उनको सुगम और उनको सहूलियतें प्रदान करने में पॉलिसी मैटर्स में और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया पर जो स्ट्रेस दिया, जो जोर दिया, उसके कारण से उनको वो सहूलियतें मिली हैं। अभी ये अफ्रीकन देश एड्स की दृष्टि से, ट्यूबरक्लोसिस की दृष्टि से इनको जो दवाएं हैं वो सारी की सारी इंडियन फार्मास्यूटिकल्स की जा रही हैं और ये दवाएं सस्ती हैं, जो अपने देश में भी सस्ती हैं और उनको भी सस्ती पड़ रही है, इसलिए वो ले रहे हैं और वो क्वालिटी मेडिसिन है। तो इसके इनिशिएटिव के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पॉलिसी मैटर्स में बहुत इंटरवेंशंस किए, जिसके कारण से दवाएं सस्ती और दवाएं उपलब्धता हो सकी है देश के अंदर भी और बाहर भी। और जो बाहर से जो ऐसी दवाएं हैं या ऐसी इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे यहाँ नहीं बन पा रहे हैं, जिसको हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, उसमें हम पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं ताकि उनको हम रिड्यूस कर सकें, उनको हम उसके रेंज में ला सकें। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कैंसर की दवाएं अमृत के तहत एफोर्डेबल मेडिसिन रिलायबल इम्प्लांट्स ट्रीटमेंट, ये अमृत के प्रोग्राम के तहत कैंसर की दवाएं 90% कम हुई हैं, 90% दे हैव बीन रिड्यूस्ड। जहां तक स्टेंट्स का सवाल है और रिलायबल इम्प्लांट्स का सवाल है, यह भी 30 से 60% इनकी भी उसमें कमी आई है। तो हमारा प्रयास है कि हम पॉलिसी इनिशिएटिव्स, और प्रधानमंत्री जी का विशेष आग्रह है कि देश के अंदर सस्ती मेडिसिन की दृष्टि से और इम्प्लांट्स की दृष्टि से जो भी पॉलिसी मैटर्स हैं उसमें उनका इनिशिएटिव है। सर, अगर हम इंडिया को बाहर के पर्सपेक्टिव से देखें, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को लेके हमको जिन टारगेट्स को अचीव करना है, उसको लेके हमारे सोशल जो इंडिकेटर्स हैं उस पर कई बार चर्चा चलती रहती है देश में विदेश में भी। क्या आपको लगता है कि जो टारगेट्स हमने तय किए हैं, जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ पा रहे हैं, क्या वो व्यवहारिक सोच है कि हम वहां तक उस समय तक उन सब चीज़ों को तय कर पाएंगे, या अभी हमें टारगेट को रीटारगेट करके नया समय देना पड़ेगा? नहीं, कोई रीटारगेट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके माध्यम से भारत की जनता को खुशखबरी देना चाहता हूँ कि MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के हम बहुत नज़दीक रहे हैं और हम लोगों ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में इन टारगेट्स को हम अचीव करने में उनके बहुत नज़दीक रहे हैं। और अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी बहुत कंफर्टेबली हम स्ट्रेटेजिकली आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम MDGs की बात करें, आपको जान करके खुशी होगी कि जो वर्ल्ड का IMR, MMR, TFR ये जो रिड्यूस हो रहा है, उससे हमारी गति फास्टर है।
we are from the world standards of national indicators coming down. हमारा इंडिकेशन उनसे फास्टर है. We are going faster than them. I'll give you just an example. अगर हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो की बात करें, MMR की बात करें, जो किसी समय में 560 था, वो रिड्यूस होकर के 167 पर आ गया है. We are very close to the international standards. पर अगर 560 से 167 का जो पेस है नीचे आने का, वो इंटरनेशनल डिक्लाइन से फास्टर है. उसी तरीके से अगर हम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की बात करें, तो वह जो किसी समय में 80 था, इट हैज बीन रिड्यूस्ड नाउ टू 40, एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2014. अभी अगर हम 2016 की बात करेंगे तो ये इससे और नीचे आ चुका होगा, क्योंकि हमारे पास वैलिडेटेड फिगर नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने वो वैलिडेटेड फिगर नहीं रख रहा हूं. लेकिन वैलिडेटेड फिगर 2013-14 का जो है वो 80 से रिड्यूस होकर के 40 आ गया है. उसी तरीके से अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 1990 में जो 126 था वो 49 पर आ गया है. उसी तरीके से जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR है, वह 3.2 था, वो आज 2.3 आ गया है. और 24 ऐसे स्टेट्स हैं जहां वो 2.1 आ गया है, विच इज द स्टेबलाइजेशन रेट. तो हम उसी तरीके से अगर हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करें, तो ट्यूबरक्लोसिस इज नाउ ऑन डिक्लाइन. इट हैज बीन अरेस्टेड, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अब वो डिक्लाइन की तरफ है. HIV पेशेंट्स भी जो वो इंक्रीज कर रहा था, इट हैज बीन अरेस्टेड एंड नाउ इट इज ऑन द डिक्लाइन ट्रेंड. तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की दृष्टि से अगर हम कहें तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, और वी हैव बीन वेरी क्लोज टू मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड विच विल बी ट्रांसलेटेड इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और NHM के माध्यम से हम लोगों ने मदर एंड चाइल्ड एंड एडोलेसेंट, इसकी विशेष चिंता की गई है. माता के गर्भवती होने से लेकर उसके सारे टीकाकरण होने के बाद माता बच्चे को जन्म देती है, तब से लेकर 2 साल तक लगने वाले उसको 7 टीके और अब 11 टीकों की व्यवस्था. उसके बाद जब बच्चा बढ़ता हुआ एडोलेसेंट होता है तो उसको आयरन एंड फॉलिक एसिड की दवा रेगुलरली खिलाते हुए एडोलेसेंट तक मजबूत बनाना, डीवॉर्मिंग के लिए दवा देना, इसकी संपूर्ण व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि IMR, MMR, TFR और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, अगर माता को इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रेरित करना, उनको ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना, वापस उनको घर पहुंचाना, सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो सर्जिकल इंटरवेंशन देना, और सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद अगर मान लीजिए कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो वापस हॉस्पिटल में रख करके उसकी फैसिलिटी देना और वापस घर छोड़ना, और उसके साथ साथ उसकी आर्थिक चिंता करना. ये सब कुछ स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने दिया है, जिसके तहत इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बड़ी संख्या में बढ़ी है और हम इंटरनेशनल पेस से ज्यादा फास्ट रिड्यूस कर रहे हैं. अगर सर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो हम ये देखते हैं, महसूस करते हैं कि खासतौर से ग्रामीण इलाकों में स्किल्ड लोगों की कमी है. स्किल डेवलपमेंट, स्किल अपग्रेडेशन को लेके बहुत कुछ करने की जरूरत है. आपको लगता है कि इस दिशा में क्या कुछ कोशिश की गई? क्योंकि अगर मेडिकल काउंसिल के लिहाज से बात की जाए, उसकी फंक्शनिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. आपको लगता है कि इस सब पे बड़े स्तर पे बदलाव की जरूरत महसूस? देखिए, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. इसके लिए हम लोगों को बहुत इनिशिएटिव्स लेकर के असर्टिव होने की जरूरत है. स्किल का डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है. हम आपके सामने सिर्फ 2 ही उदाहरण देंगे. एक तो मोबाइल एकेडमी. हमने मोबाइल एकेडमी के तहत ये अपने आशा वर्कर्स के पूरी की पूरी ट्रेनिंग, पूरे का पूरा उनका सर्टिफिकेशन, इसको हमने बढ़ाने का प्रयास किया है. इतना ही नहीं, ANM ऑनलाइन, ANMs को ऑनलाइन उनको जानकारियां देना, उनके स्किल डेवलपमेंट करना, इसके लिए प्रयासरत हैं. इतना ही नहीं, अभी हमने स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के साथ वेरियस स्किल्स की दृष्टि से हम लोगों ने ट्रेनिंग को शुरू किया है. और स्किल की बड़ी आवश्यकता थी. मैं ये आपके साथ सहमत हूं कि लोग थे, लेकिन स्किल जो होना चाहिए था उस पर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं ध्यान दिया गया. आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पर विशेष करके ध्यान दिया गया, और उनके प्रधानमंत्री जी के ध्यान देने के कारण छोटी छोटी बातों के लिए भी उसको स्किल्ड बनाना, इस पर हम प्रयासरत हैं. और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं. कई प्रकार के सब नए चेंजेस देखने को मिलते हैं. जैसे हम बात करें कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नई प्रकार की समस्याएं, नई प्रकार की बीमारियां, कम्युनिकेबल डिसीजेज, इस तरह से चीजें पैदा हो रही हैं. बहुत ज़्यादा
विजुअल रहने की जरूरत है, और एक स्तर पर नहीं बल्कि पूरे महकमे के तौर पर आपको लगता है कि इस स्तर पर किस प्रकार की सोच है, किस तरीके से एक पूरी चीजों को तय किया जा रहा है, कैसे एक मैकेनिज्म को बनाने की जरूरत है, इस सोच पे भी कुछ आगे बढ़ रहा है? कि सोच पर आगे नहीं बढ़े हैं। वी हैव प्रूव टू बी। इबोला आया, इबोला की दृष्टि से हम लोगों ने जिस तरीके से देश को बचाने का प्रयास किया और सारे हॉस्पिटल्स के साथ साथ ट्रेनिंग के साथ साथ जिस तरीके से हमने अपने एयरपोर्ट्स पर इसके लिए जो स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। अभी जीका वायरस की चर्चा हुई। जीका वायरस की चर्चा होने पर गाइडलाइंस वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन बना रहा था। हमारे यहाँ उस पर अलर्ट एडवाइजरी स्टेट्स को उसी समय चली गई, उससे पहले चली गई। हमारी गाइडलाइंस तैयार थी। हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे थे कि कहीं कोई ऐसी गाइडलाइन ना हो जो हमसे छूट जाए और वो हमको वर्ल्ड हेल्थ डिपार्टमेंट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाद में बताए। तो WHO के गाइडलाइंस के लिए हम इंतजार करने के बाद हमने उसको गाइडलाइंस जारी की, एडवाइजरी दी, ट्रेनिंग दी, ये भी हम किया। इतना ही नहीं, स्वाइन फ्लू और डेंगू दोनों के लिए और हम लोगों ने सीजनल दृष्टि से मलेरिया के लिए, इसके लिए एक कंप्लीट स्वास्थ्य विभाग की तरफ से केंद्र सरकार ने नीचे तक एक यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट के दृष्टि से यूनिफॉर्म एक्सरसाइज डेवलप कर ली है। समय सर खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं। आपसे जानना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, जंक फूड जैसी चीजें या इस प्रकार की चीजें, क्या इस बारे में भी कुछ सोच डेवलप हो रही है कि हम ऐसी कोई नीति बनाएं कि ये जो दिक्कत है हमारी सोसाइटी को लगातार घेरती जा रही है वो कम होने पाए? आपकी बात सही है। स्वास्थ्य महकमा इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोच रहा है। कम्युनिकेबल डिजीजेस पर हम लोगों ने काबू पाया है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ी हैं और वह लाइफस्टाइल के कारण बढ़ी हैं, जीवन शैली के कारण बढ़ी है। हम एक मैसिव कैंपेन लेने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम प्रिवेंटिव पार्ट को पर जोर दे सके और लाइफस्टाइल डिजीजेस की दृष्टि से हम लोगों का जन जागरण, सेंसिटाइजेशन, उनके प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। और उसके लिए गंभीरता से हम सोच करके, मैं आपके माध्यम से मित्रों को बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़, हार्ट डिजीजेस, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, ये सब जीवन शैली के कारण ये बीमारियां फैल रही हैं और इसको जीवन शैली को मॉडरेट बनाने से इस पर काबू किया जा सकता है। इसलिए हम इस पर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम बहुत जल्द लेके आने वाले हैं। एक और छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस को लेके बहुत सवाल उठते हैं। कई बार लोग इंश्योरेंस कराते नहीं है और कराते हैं तो उसका फायदा नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं समस्याएं बनी हुई है। आप लोग इस पर कुछ बड़ा कोशिश? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हेल्थ इंश्योरेंस से ज़्यादा हमने स्ट्रेस हेल्थ एश्योरेंस पर दिया है। अब एश्योरेंस पे क्या दिया है? माँ जब से गर्भवती होती है तब से लेकर के टीकाकरण से लेकर के बच्चे का पैदा होने से लेकर के बच्चे को टीकाकरण कराने के साथ साथ बच्चा जब तक एडोलेसेंट नहीं हो जाता तब तक की सारी आर्थिक और दवाई की व्यवस्था हम लोगों ने कर दी। सो दैट हेल्थ एश्योरेंस हैज बीन टेकन केयर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स तक हमने फ्री डायग्नोस्टिक और ड्रग्स की फैसिलिटीज के लिए आर्थिक प्रावधान कर दिया है। प्रदेश सरकार इसका पूरा भरपूर फायदा उठा सकती है। अभी प्रधानमंत्री जी ने इस साल एश्योरेंस की ही दृष्टि से 1 लाख का इंश्योरेंस कवर हर फैमिली को और 60 साल से ऊपर के जितने बुजुर्ग उस परिवार में हो तो 30,000 का और एक्स्ट्रा हेल्थ कवर, ये हम लोगों ने लगभग 8 करोड़ फैमिलीज यानी 40 करोड़ लोगों को जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनको इस कवरेज के तहत लेने का प्रयास किया है। तो एक बहुत बड़ा हेल्थ एश्योरेंस, और मैं फिर कहूंगा कि हम इंश्योरेंस मॉडल से ज्यादा हम एश्योरेंस मॉडल की तरफ बढ़ रहे हैं और इंश्योरेंस में भी हम ट्रस्ट मॉडल को आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, एक चीज और कि हम देखते हैं कि पेशेंट को ले जाने वाली एम्बुलेंस की तो कमी तो महसूस होती है तमाम स्तर पे, लेकिन हम देखते हैं मेट्रोस में खासतौर से एक डेडिकेटेड लेन मिल सके, इस बात को लेकर भी कई बार चर्चाएं हुई। क्या ऐसी कोई योजना की एक ग्रीन एक लेन रहे कम से कम, इस बात को लेकर आप? हमारे तरफ से हम मंत्रालयों के साथ बातचीत करते रहते हैं। उनके हेल्थ एक ऐसा विषय है जिसका बहुत
बहुत सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के साथ संबंध होता है, जो हमारे जिसको बोलते हैं कि एक इंटरसेक्टोरल इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है। उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। इंटरसेक्टोरल हम डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा सुझाव है। हमने मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम इसके साथ चर्चा करेंगे। खून की उपलब्धता न सिर्फ मेट्रो शहरों में बल्कि सुदूर ग्रामीण इलाकों तक बढ़ सके और वो बहुत अच्छे तरीके से ब्लड बैंक बन सके, इस दिशा में क्या कुछ है? बिल्कुल, हम लोगों ने स्टेट्स को एनकरेज किया है, फाइनेंस की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से उनको हमने मदद किया है। और इतना ही नहीं किया है, 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, दिल्ली में और मद्रास में, हमने मोस्ट हाईएस्ट स्टैंडर्ड का ब्लड बैंक इस्टेब्लिश कर रहे हैं। और ई रक्त कोष के तहत ब्लड अवेलेबिलिटी को हम डिजिटल कर रहे हैं, ताकि कोई भी ब्लड ग्रुप किसी भी जिस जगह पर है वो ऑनलाइन पर रहे, ताकि किसी को भी जरूरत पड़े तो उसका सदुपयोग कर सके। नीचे तक फैसिलिटी बढ़ाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को हम फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। उनको जो कुछ भी उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए हम देने को तैयार हैं। उसमें जो कुछ भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है ब्लड बैंक के लिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। उनकी लाइसेंसिंग फैसिलिटी को भी इंटरनेशनल नेशनल स्टैंडर्ड्स के हों, उसके लिए भी हम तैयार हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स को आगे आने की जरूरत है। हमारे तरफ से आर्थिक दृष्टि से पूरी मदद उसको मिले। इंडियन हेल्थ मार्केट की बात की जाए, मेडिकल टूरिज्म के लिहाज से बात की जाए, बहुत ग्रोइंग मार्केट है। क्या एक समग्र प्रकार की हम नीति आने वाले समय में देख सकते हैं कि आप इसको अच्छे से कैटर कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, कि ये सब चीज़ों में आप बेहतर दिशा से आगे बढ़ सकें? क्योंकि बहुत बड़ा स्कोप है। मंत्रालय इस पर बहुत पॉजिटिवली सोच रहा है। वी विल बी वर्किंग ऑन इट। जी, एक आखिरी सवाल कि सर, आने वाले समय में हम किस प्रकार से उम्मीद कर सकते हैं कि बचे हुए वक्त के लिए मोदी सरकार किन बड़ी चीज़ों के साथ में देश का स्वास्थ्य सुधारने के लिए हमें काम करती नजर आएगी? देखिए, एक तो हम पब्लिक सेंसिटाइजेशन ऑन हेल्थ इश्यूज, इस पर हम अग्रेसिवली काम करेंगे। टर्शरी हेल्थ केयर तीव्र गति से आगे बढ़े, इस पर हम काम करेंगे। पब्लिक हेल्थ जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंडियन प्रोग्राम है, इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे। कुल मिलाकर के अगर इन पब्लिक हेल्थ, टर्शरी हेल्थ केयर और सेंसिटाइजेशन, इन तीनों पर हम लोगों जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पैरामीटर्स जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं वो इस बात के प्रमाण हैं और होंगे कि बहुत तीव्र गति से भारत स्वस्थ भारत के रूप में बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया नड्डा साहब, अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जेपी नड्डा साहब ने किस तरह बताया कि स्वस्थ भारत बनाने के लिए जो तमाम कोशिशें की गई हैं बीते 2 सालों में, उस बुनियाद पे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जो कोशिश है स्वस्थ भारत के लिहाज से, वो हर एक आमो खास महसूस कर सके। तो आज इस विशेष चर्चा में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज में खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।